सुप्रभात बच्चों। तो इसके पहले की तासिका में हमने गाना बजाना, ये जो गद्य भाग है ये हम देख रहे थे। घटक कौन सा है? हमारा गद्य है। और उपघटक है जो कि हमारा चालू है, जिसका नाम है गाना बजाना, जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसकी पहली तासिका में हमने देखा है कि यहाँ पर अलग अलग देशों के जो वाद्य है, इन वाद्यों का वर्णन इस पाठ में किया हुआ है, तथा एक यहाँ पर मध्य अफ्रीका के लोगों के बारे में बताया है कि मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते हैं और बजाते हैं, और उनका जो गवैया दल है, दल यानी समूह, और जो गाने बजाते हैं और जो गाना गाते हैं उनका जो समूह है, वो समूह जहाँ पर भी जाता है वो अपना बाजा बजाता है, गाने गाते हैं, तो उन्हें वहां पर जाकर पूरा सम्मान मिलता है। सम्मान यानी आदर उन्हें मिलता है, तथा उन लोगों पर एक आफत भी है। आफत यानी मुसीबत। तो वो मुसीबत कौन सी है ये मैंने आपको बताई थी। एक किंवदंती है कि जो सबसे अच्छा उस दल में, उस समूह में जो सबसे अच्छा गाता है, उस मध्य अफ्रीका का जो राजा है वो क्या करता है, उसकी आंखें वो निकलवा देता है, ताकि वो दूसरे गांव जाकर वो जा ना सके और अपना गाना वो बजा ना सके, गा ना सके। इसलिए वो क्या करता है, वो उसकी आंखें निकलवा देता है ताकि वो राज्य छोड़कर कहीं जा ना सके। देखो अगला पैराग्राफ है, हर पूर्वी देश का एक न एक बाजा मशहूर है। कौन से भी देश का, हर एक देश का, जितने भी देश है उस देश में एक न एक बाजा प्रसिद्ध है, मशहूर है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश में कौन सा है प्रसिद्ध बाजा? वीणा है। हमारी सरस्वती देवी वीणा ही बजाती है। और सरस्वती माँ जो कि हमारी पाठशाला में है, जब हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं तो सुबह आपको जब हम पाठशाला में आते हैं तो हमें एंट्रेंस में कौन दिखता है? सरस्वती माँ दिखाई देती है। तो सरस्वती माँ के हाथ में कौन सा वाद्य है? वीणा वाद्य है। सरस्वती माँ क्या बजाती है? कौन से वाद्य बजाती है सरस्वती देवी? वीणा बजाती है। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। तो वीणा को क्या, कौन सा बाजा कहा गया है? भारत का राष्ट्रीय बाजा कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको रिक्त जगह में पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय बाजा डैश डैश डैश, तो कौन सा है? वीणा है। तो चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। तो जिस प्रकार भारत में उस बाजे का नाम वीणा है, जो बाजा सरस्वती देवी बजाती है उस बाजे का नाम वीणा है, उसी बाजे का नाम चीन में राजा है। यानी चीन में उसी बाजे, उसी वाद्य को राजा कहा जाता है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है। देखो तख्ता यानी मेज, एक टेबल, और ऐसे ही एक लकड़ी का टेबल है, तख्ता है, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए गए हैं। देखो अभी एक लकड़ी का तख्ता है जिसमें 16 पत्थर है, जो कि यहाँ पर 8 पत्थर, यहाँ पर 8 पत्थर 2 पंक्तियों में यहाँ पर सजाए गए हैं, और 2 पंक्तियों में इन पत्थरों को यहाँ पर सजाया हुआ है, जिन पर एक कांट की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। तो इन पत्थरों पर क्या किया जाता है? एक लकड़ी की मुंगरी यानी बांसुरी, एक लकड़ी का हथौड़ा जिसे कहा जाता है, उस हथौड़े से इन पत्थरों पर हल्के हल्के मारा जाता है, जिससे इस पत्थरों से नाना तरह के, अलग अलग तरह के स्वर यहाँ से निकलते हैं। बर्मा में एक तरह का ढोल तरंग बनाई जाती है। तो उसी प्रकार तरह बर्मा, ये जो देश है, इस देश में एक अलग ही तरह की ढोल तरंग बनाई गई है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखे गए हैं। तो भिन्न भिन्न अलग अलग तरह के ढोलों को यहाँ पर क्या किया गया है? अर्ध गोलाकार, अर्ध वर्तुलाकार में रखा गया है। यानी कि वो वर्तुल पूरा किया है क्या? नहीं, तो अर्ध वर्तुलाकार में, उसे वृत्ताकार में उस ढोल को रखा गया है। और अब बजाने वाला क्या करता है? उसके बीच में खड़ा रहता है या उसके बीच में बैठकर वो उसे बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीटकर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं। तो जापानी लोग क्या करते हैं? बांस के पोपले टुकड़ों को, बांस यानी बाम्बू, जिसे मराठी में बाम्बू कहते हैं, बाम्बू का पेड़, सबने देखा है बाम्बू। तो
उस बाम्बू के पेड़ को क्या करते हैं जापानी लोग, उस बाम्बू के पोपले टुकड़े को, यानी बाम्बू का पेड़, बाम्बू कैसा रहता है, पोपला रहता है, अंदर से पोकल रहता है ना, तो उस पोपले टुकड़े को वो एक क्रम में रखते हैं और उन्हें पीट कर वो एक प्रकार की एक अलग सी एक दिलचस्प स्वर वो उनसे निकालते हैं, ऐसे जिसे एंगलोंग कहते हैं। वो जापानी लोग उसे क्या कहते हैं, एंगलोंग कहते हैं। बांस के टुकड़े को एक क्रम में रखते हैं, बाम्बू के टुकड़े को, और उसे वो पीटते हैं और उसमें से वो दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं और उसे वो एंगलोंग कहते हैं। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजे को भी बड़ी कदर है। अभी देखो, भारत के समान ही जिस प्रकार भारत में तार वाले बाजू बजाए जाते हैं और उस तार वाले बाजू की कदर भारत में की जाती है, उसी प्रकार से जापान में भी ऐसे तार वाले बाजे बजाए जाते हैं और उसकी कदर भी वहां की जाती है। तो सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहां है। जैसे कि भारत में सितार, सारंगी, वीणा ये तार वाले बाजे है, उसी प्रकार से जापान में भी ऐसे वाद्य है। उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवय होते हैं। देखो, उत्तरी अमेरिका के जो लोग हैं वो कौन से हैं, रेड स्किन। आपको ध्यान में रखना है कि उत्तरी अमेरिका जो लोग हैं, जाति के लोग, वो कौन से हैं, कौन सी जाति के हैं, रेड स्किन। रेड स्किन क्यों कहा गया है, उनकी स्किन कैसी है, रेड। तो रेड स्किन जाति के जो है वो मस्त गवय होते हैं, अच्छे प्रकार से वो गाते हैं और बजाते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, वो 3 ही वाद्य के सहारे, 3 ही बाजे के सहारे वो बजाते हैं और खूब गाते हैं और मजा लेते हैं। वो वाद्य कौन से है, ढोल, पिपुई और झुनझुना। ढोल के सहारे वो गाते हैं, बजाते हैं। पिपुई यानी पिपुई जो हम बच्चों के सामने बजाते हैं ना, बांसुरी, पिपुई और झुनझुना यानी जिसे हम मराठी में खुड़खुड़ा कहते हैं, जो कि हम छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उनके सामने हम बजाते हैं, उसे झुनझुना कहते हैं। तो इन 3 ही बाजों के सहारे वो गाते हैं, बजाते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। उसी में अमेरिका के जो आदि निवासी है वो क्या करते हैं, एक विचित्र ढोल तरंग बजाते हैं, एक विचित्र ढोल का प्रयोग वो करते हैं। क्या करते हैं, एक छोटे से ढोल में वो पानी रख देते हैं। एक पोपला ढोल है, उस पोपले ढोल में वो क्या करते हैं, पानी भर देते हैं और उन्हें जिस प्रकार का स्वर उन्हें चाहिए, जिसके अनुसार उन्हें वो चाहिए, उसके अनुसार वो वहां पर पानी भर देते हैं। यानी कि जब उन्हें कम स्वर चाहिए तो वो उस ढोल में कम पानी भर देते हैं, तो उन्हें जब ज्यादा स्वर चाहिए तो वो उसमें ज्यादा पानी भर देते हैं। यानी कि अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवे बार बार उसके पानी को कम या बेशी कर देते हैं। बेशी का अर्थ यहाँ पर है ज्यादा, यानी कि उन्हें स्वर जैसा चाहिए उसके अनुसार वो उस पानी को कम या ज्यादा कर देते हैं, कम या बेशी वो कर देते हैं। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं, तो कुछ बाजे ऐसे होते हैं जो शुरुआत से ही विचित्र होते हैं। नेदरलैंड टापू के गवे एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिन्हें बाजों की खिचड़ी कहा गया है। तो नेदरलैंड टापू के जो लोग हैं एक प्रकार का विचित्र बाजा वो बजाते हैं और उन्हें बाजों की खिचड़ी कहा गया है। यानी कि बाजों की खिचड़ी किस लिए कहा गया है, क्योंकि वो अलग अलग जो बाजे हैं उन बाजों का प्रयोग वो एक साथ करते हैं, इसलिए उन्हें बाजों की खिचड़ी कहा गया है। तो पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं। अखरोट तो सबने देखा है कि अखरोट के छिलके कैसे होते, कड़क होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने पैरों में वो अखरोट के छिलके बांध देते हैं और उन अखरोट के छिलकों के भीतर वो कुछ कंकड़ डाल देते हैं, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े वो डाल देते हैं। और उनके हाथ में एक तार वाला बाजा भी रहता है और उस तार वाले बाजे के सिर पर एक घंटी लटकती रहती है। देखो, जब वो गाते हैं, जब वो नेदरलैंड टापू के लोग जो गाते हैं तो क्या होते हैं, एक साथ ही झुनझुना, घंटी और तार की आवाज निकलती है। गाते हैं तो झुनझुने की आवाज निकलती है। झुनझुने की आवाज कैसे निकलती है, उनके पाँव में उन्होंने जो अखरोट के टुकड़े जो बांधे हैं, जिसमें कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े जो उन्होंने डाले हैं, तो जिसमें से झुनझुने की आवाज आती है। और जब वो गाना गाते हैं तो वो तार वाला बाजा बजाते हैं, तो इसमें तार की आवाज आती है और साथ ही घंटी की आवाज आती है। यानी कि
झुनझुना, घंटी और तार की आवाज एक साथ वो निकालते हैं और इसीलिए इसे बाजों की खिचड़ी कहा गया है। फिजी के आदि आदिवासी एक लंबी सी बंसी अपने नाक से बजाते हैं। उसी प्रकार फिजी जो देश है, इसमें जो आदि आदिवासी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक लंबी सी लाम सी जो बांसुरी है, बंसी यानी बांसुरी, यहाँ पर मैंने लिख कर दिया है आपको, बंसी का अर्थ होता है बांसुरी। और ये क्या करते हैं वो लोग, अपनी लंबी सी बंसी वो अपने नाक से बजाते हैं। मलया में भी ऐसी विचित्र बंसी देखी जाती है और इसी प्रकार जैसे कि फिजी के लोग ऐसी बंसी अपने नाक से बजाते हैं, इसी प्रकार की बंसी मलया में भी बजाई जाती है। मेक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है, मेक्सिको इस देश में एक लकड़ी का काठ का मरिम्बा, मरिम्बा यानी हारमोनिका, जैसे पेटी कहते हैं, हारमोनिक का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। उस पर एक साथ ही 4-4 आदमी बजा देते हैं। तो उस हारमोनियम पर क्या एक साथ एक आदमी नहीं, बल्कि उस हारमोनिका पर, उस मरिम्बा पर एक साथ 4-4 आदमी उसे बजा सकता है। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। तो जिस प्रकार दूसरे देश के बाजे हमारे लिए आश्चर्यजनक है, उसी प्रकार हमारे देश का जो एक बाजा है जो कि बहुत आश्चर्यजनक बाजा है, वो है सिंगा, जो कि सिंग जैसा दिखता है। सिंग देखा है ना, देखो आपको ध्यान में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा ये कैसे निकालती हूँ मैं। तो इसे सिंगा कहा गया है। उस बाजे को क्या कहा है, सिंगा। जो राजे महाराजे होते हैं ना, उसके सामने 2 आदमी बजाते हैं, ऐसे होते हैं ना उनके हाथों में, तो उसे क्या कहा है, सिंगा। जो कि दूसरे देशवासियों को ये बाजा बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। इस बाजे का नाम है सिंगा, जो कि हमारे भारत का प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध बाजा है सिंगा, जो कि सिंग जैसा दिखता है। तो ये दूसरे देशवासियों के लिए आश्चर्यजनक बाजा है। तो यहाँ पर हमारा ये जो गाना बजाना है, ये पाठ यहाँ पर पूरा हो गया है। इस पाठ के जो कृतियां हैं, यानी कि जो स्वाध्याय है, वो स्वाध्याय आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट कर देने हैं और व्हाट्सएप पर भेज देने हैं। थैंक यू।